नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। कासगंज पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सट्टा माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सट्टा और जुआ माफिया शाहिद उर्फ गुड्डू की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 1,17,60,000 की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। अधीक्षक कासगंज महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण की दिशा में जो अभियान प्रचलित हैं, उसी के तहत आज कोतवाली कासगंज के मोहल्ला जैजाराम निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ गुड्डू पुत्र सद्दीक के विरुद्ध, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, आज संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें उसके 2 मकान, मय दुकान और वाणिज्यिक भवन के जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,17,60,000 रुपये बताई गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर गाजियाबाद में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह पर एक्शन मास्टरमाइंड समेत 2 की गिरफ्तारी। साहिल, जुबैर और रियाजुद्दीन अरेस्ट। फर्जी वेबसाइट के जरिए करते थे खेल। आरोपियों से प्रिंटर, स्नैकर और लेमिनेशन मशीन, लैपटॉप, फिंगर थंब स्नैकर, वेबकैम, कई सामान बरामद हो चुके हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, 4 बच्चों की मौत मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। गला दबाकर पिता ने ही की थी बच्चों की हत्या। आरोपी ने हत्या को करंट से मौत बताया था। बच्चों की मां की तहरीर पर पिता गिरफ्तार। 12 सगवर थाना क्षेत्र के लालमन खेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विधानसभा में आज सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। अपने भाषण में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने करारा तंज कसा। सीएम योगी ने पीडीए से लेकर जातीय धर्म के मुद्दे पर विपक्ष की सियासत पर वार किया। मुझे एक बात बताइए, मान्यवर कांसीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे, उनके नाम क्यों बदल दिए गए? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हों, उन स्मारकों को तोड़ने की बात, करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय से। तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था? क्या तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे? महोदय, ये जाति इनका एक झुनझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं, तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, दोनों। यूपी विधानसभा के शीतकालीन आखिरी सत्र को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने नजर आए। रोजगार से लेकर स्वास्थ्य तक और कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव के सवाल पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे तो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज
स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर उत्तरकाशी टनल से बाहर निकले मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों ने टनल में 17 दिन की कहानी सुनाई, साथ ही बताया वहां पर इन 17 दिनों में इन लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली। मजदूरों ने हालात का लगातार अपडेट लेते रहने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एक शादी समारोह के दौरान हुए मर्डर के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम चंद्रशेखर है, जिसकी बेटी की शादी मृतक की बेटे के साथ हुई थी, लेकिन शादी लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। तब से दोनों परिवार के बीच तनातनी थी। आरोपी की 27 नवंबर को शादी समारोह में विवाद के चलते चंद्रशेखर ने अपने पूर्व समधी की हत्या कर दी। देखिए, 27 तारीख की घटना है जिसमें एक शादी समारोह में गोली चली थी और एक व्यक्ति जिनका नाम अशोक यादव है, मूल रूप से होशियारपुर नोएडा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। उसी क्रम में जो मुख्य आरोपी है चंद्रशेखर उर्फ शेखर यादव, ये संभावली जनपद हापुड़ का रहने वाले हैं, लेकिन अभी गाजियाबाद में रहते थे। उनकी गिरफ्तारी हुई है। कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर चोरों ने 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर को चोरी कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के उजीहिनी खालसा गांव का बताया जा रहा है। यहां पर 10 टन से ज्यादा वजन वाला 50 मीटर ऊंचा टावर चोरी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि टेक्नीशियन राजेश कुमार यादव ने पुलिस को मामले की सूचना बुधवार को दी है, जबकि एफआईआर में टावर चोरी का जिक्र 31 मार्च 2023 को होना किया गया है। यहाँ एक कंपनी जिसने अपना टावर लगा रखा था, उसका जो ओनर है, जो लैंड का ओनर था, उससे डिस्प्यूट होने के बाद जनवरी 2023 में लिखा पढ़ी में रिसीविंग करके अपने टावर और सभी सामान ले गए थे। और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है और इस पूरे गैंग में जो लोग सम्मिलित हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक से सफल 3 साल संचालन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोएडा पुलिस और निजी यूनिवर्सिटी के सहयोग से फैमिली डिस्प्यूट क्लिनिक का संचालन हो रहा है। इस क्लिनिक के जरिए पारिवारिक विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा रहा है। 3 साल से 4,500 मामलों को सुलझा लिया गया है। जितने भी पारिवारिक विवाद आते हैं उनको काउंसलिंग करा के, मीडिएशन करा के उनका सेटलमेंट कराया जाता है। पिछले 3 वर्षों में यहाँ पर 4,500 से भी अधिक केसेस को पीसफुली रेजोल्यूशन करवाया गया है और जिसमें हमारे लगभग 87% की सक्सेस रेट आई है, जो कि इस सेंटर के हिसाब से बहुत अच्छी रेट मानी जाएगी। हमारा ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में नोएडा जोन और सेंट्रल नोएडा जोन में भी एक इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स खोले जाएं, जिससे कि वहाँ भी आ रहे केसेस को हम ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा विचार विमर्श और उनकी काउंसलिंग करवाते हुए उसका हम समाधान कराने में सक्षम हैं।
अमेठी में शादी के दौरान डीजे बजने से नाराज मौलाना ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलाना के इनकार के बाद दुल्हन बिना निकाह के ही ससुराल पहुंच गई, जहां दोनों परिवारों की सूझबूझ से एक रिश्ता टूटने से बच गया और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद ससुराल में मौलाना ने निकाह पढ़वाया। पिता ने आरोप लगाया कि मौलाना ने दोनों परिवारों से 11-11 हजार देने की शर्त पर ही निकाह पढ़ाने की बात कही। पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हारीमऊ गाँव का है। ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की है। कैसा पिचाल क्या हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए। मामला इसमें ये है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूं, मेरा घर भी यहीं है और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया, बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहाँ भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहाँ पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन शरीयत खिलाफ है, यह हराम है। निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने पर नगर निगम ने भी मोहर लगा दी है। दरअसल 2 साल पहले फिरोजाबाद जिला पंचायत में चंद्रनगर नाम रखने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद नगर निगम में भी फिरोजाबाद का नाम बदलने पर मंथन चल रहा था। आज फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में चंद्रनगर नाम का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद से प्रस्ताव यूपी सरकार को भेजा गया, जहां से हरी झंडी मिलते ही फिरोजाबाद का आधिकारिक नाम चंद्रनगर हो जाएगा। बताया जाता है कि फिरोजाबाद को राजा चंद्रसेन ने बसाया था और इतिहास में फिरोजाबाद को पहले चंद्रनगर ही कहा जाता था। मुगल काल में फिरोजाबाद नाम रखा गया था। नगराध्यक्ष महोदय और उपसभापति और सभी कार्यकारी सदस्य एवं सभी नगर निगम के अधिकारी करते थे, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर प्रस्तावित किया गया है। और ये पूर्व में भी चंद्रनगर नाम था फिरोजाबाद का, वही नाम अब हम दोबारा से रख रहे हैं। जो यहाँ से निगम से तो हो गया और शासन को भेजा जाएगा जल्द ही। मेरठ में एक 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है। बताया जा रहा है कि बर्गर का लालच देकर पड़ोसी राजू ने लड़की को अपने घर बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। जब लड़की ने आपबीती परिजनों को बताई तो परिजनों ने पहले युवक की जमकर पिटाई की, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। थाना लोहिया नगर क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ 2 दिन पूर्व एक रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर तत्काल समुचित धाराओं में थाना लोहिया नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के 2 घंटे के उपरांत ही आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना लोहिया नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिजनौर में स्कूल में मुस्लिम बच्चों की पिटाई को लेकर अभिभावकों ने थाने का घेराव किया है और प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में शिकायत भी दी गई है। मामला चांदपुर के एक निजी स्कूल का है। अभिभावकों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने मामूली बात को लेकर बच्चों की पिटाई की, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई में नगर पंचायत के पानी के टैंकर के नीचे एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला छात्र आ गया, जिससे कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अपने गांव बेगराजपुर से ये छात्र पढ़ने के लिए पाली आ रहा था। आनन फानन में छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां से लखनऊ के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि 102 सालों में पहली बार दीक्षांत समारोह में एफिलिएटेड कॉलेजों को बाहर किया गया है। छात्रों का कहना है कि कुलपति के आदेश के मुताबिक 103वें दीक्षांत समारोह बीएचयू में कैंपस से संबंधित महाविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दीक्षांत समारोह नहीं शामिल किया जाएगा।
मामला है दीक्षांत समारोह का और हम इस समय बैठे हुए हैं बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर। बीएचयू के दीक्षांत समारोह में जो कि 102 वर्षों से प्रक्रिया चली आ रही थी, जो परंपरा चली आ रही थी कि बीएचयू के मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज सभी का दीक्षांत समारोह एक साथ बीएचयू के मेन कैंपस में होता था। अचानक 103वें दीक्षांत समारोह में वीसी का एक फरमान जारी किया जाता है कि बीएचयू के मेन कैंपस से जो एफिलिएटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो दीक्षांत है वो नहीं होगा, उनको उनके कॉलेज में दीक्षांत दिया जाएगा, जो कि बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मिंदगी भरा है, क्योंकि 102 वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, जो प्रशासन में कोई भी समस्या नहीं आई, बीएचयू में कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वीसी साहब इस प्रकार के तानाशाही डिसीजन दे करके स्टूडेंट्स को लगातार परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। सीतापुर में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां पर कोहरे के चलते एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार 2 लड़कों के मौके पर ही मौत हो गई है और हादसे के बाद ड्राइवर बस को छोड़कर वहां से फरार हो गया है। हादसा तुलसीपुर खरीका के पास का है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ। और कासगंज में अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी मच गई। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना डोलना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 में सुबह प्रभारी निरीक्षक ढोलना को सूचना मिली कि नगला खरार गांव के पास में नहर पटरी के किनारे एक लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ढोलना, साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर और मेरे द्वारा आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शव के चोटों का परीक्षण किया जा रहा है। फील्ड यूनिट की टीम को बुला करके भौतिक साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं। अभी इस अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई, शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया। गोली किसान के सिर में मारी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गया। मृतक का नाम देवेंद्र है, जिसको गोली मारी गई। थाना बड़ा गांव क्षेत्र की पूरी घटना है। इस पूरे मामले पर एसपी ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। बड़गांव थाना क्षेत्र में कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की शव खेत में पड़ा है उनके। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि उनको सर में गोली मारी गई है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है। जो परिजन हैं उनसे शुरुआती पूछताछ में कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया है परिजनों की तहरीर पर, और इसमें शीघ्र ही अनावरण कर जो सही अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर अमरोहा से, जहां पर गन्ने के खेत में शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक का नाम तेजपाल बताया जा रहा है और मामला नौगामा सादात थाना क्षेत्र का है। हमें तो घर ही तबीयत खराब हो रही। मेरी लड़की और मेरी बहू आई थी अगोला ढूंढने। उन्होंने मोटरसाइकिल पहचान ली, वो बच गई, देख के गई, वापसी घर को भाग गई। अरे अम्मा बात न बन रही, मैं तूले भाई। अरे अम्मा चाचा पड़े हैं, डगराते हुए भाजी चली गई घर को, जब चला पता। बागपत के लक्षागृह स्थित 100 बीघा भूमि पर मालिकाना हक विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे के फैसले की तारीख अब टल गई है। जज का तबादला होने के कारण अब मुकदमे में दोबारा बहस शुरू होगी और उसके बाद जजमेंट की तारीख तय की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील रणवीर चौहान ने बताया है कि जज का तबादला होने के कारण जजमेंट की तिथि टल गई है। मुकदमे में अब दोबारा बहस होगी और उसके बाद जजमेंट की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद सिविल कोर्ट बागपत मामले में जजमेंट सुनाएगा। तब कहीं जाकर 100 बीघा भूमि के मालिकाना हक की स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दें, बागपत के बरनाव लक्षागृह के आसपास 100 बीघा जमीन है। उसी को लेकर बदरुद्दीन मजार पक्ष के लोगों से उसे कब्रिस्तान का हिस्सा बताते हुए मालिकाना हक होने का दावा कर रहा है। ऐसा है, इसमें बहस होकर के फैसले की डेट लगी थी, परंतु वो जो पहले जज थे उनका ट्रांसफर हो गया है, प्रमोशन हो गया बल्कि उनका, और वो चले गए यहाँ से। अधिकारी ने ट्रेड फेयर का आयोजन किया है। इस ट्रेड फेयर यूपी के अलग अलग जिलों से स्टॉल तो लगे ही हैं, साथ ही दूसरे प्रदेशों के भी स्टॉल लगे हुए हैं। गोरखपुर में निवेश को आकर्षित करने के लिए कवायद की जा रही है। करीब 200 स्टॉल स्थानीय और 100 से अधिक बाहरी स्टॉल लगाए गए।
गीडा सीईओ का कहना है कि पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। गीडा लगातार अपना विस्तार कर रहा है। यहाँ आने वाले उद्योगपतियों को तत्काल जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। गोरखपुर में लगातार उद्योगपति निवेश कर रहे हैं। गोरखपुर का ट्रेड शो है 1 से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 200 हमारे गीडा के स्थानीय उद्यमियों के स्टॉल्स हैं और 50 एमएसएमई और बाहर से आए उद्यमियों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। करीब आज के कार्यक्रम में जो B2B कार्यक्रम हो रहा है एनएसआईसी के द्वारा आयोजित है, इसमें करीब 200 के आसपास हमारे उद्यमी आके प्रतिभाग कर रहे हैं और बिजनेस को आगे कैसा बढ़ाया जाए उसकी हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं।